किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। हमारी पहल है कि किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए उन्हें खेती किसानी से जुड़ी उन्नत तकनीकों की जानकारी हम प्रदान करें। इसी कड़ी में आज हमारे बीच इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूजा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो हमें फूलों की खेती के बारे में जानकारी देंगी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पूजा गुप्ता जी से। मैडम, आपका किसान टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ग्लैडियोलस जो फसल है, क्रॉप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो ग्लैडियोलस क्रॉप है, फसल है, ये रबी सीज़न में, जो हमारा अभी ठंड का सीज़न शुरुआत हो रहा है, इसमें ये क्रॉप हम लगा सकते हैं। ठीक है। और ये जो ग्लैडियोलस फसल है, सभी आपने देखा होगा, बहुत ही आजकल जो किसान भाई है बहुत अपने बड़े स्केल पे ग्लैडियोलस को लगा रहे हैं और इसका जो डिमांड है ये भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ बातें हैं ग्लैडियोलस क्रॉप में जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक तो पहला है कि ये सीमित संसाधन में भी हम इसका अच्छा खेती कर सकते हैं, और दूसरा ये किसान भाई आसानी से खेती कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंटिफिक नहीं है, और अच्छे से किया तो बहुत अच्छा आमदनी मिलता है इसमें। तीसरा ये है कि ग्लैडियोलस क्रॉप जो है अलग अलग बहुत सारे कलर्स में उपलब्ध है, आपको विभिन्न रंगों में भी उपलब्ध है ये। और लास्ट है कि इसमें जो कीट बीमारी होते हैं, रोग होते हैं, वो बहुत ही कम आते हैं ग्लैडियोलस में, तो इसको आसानी से किसान भाई अपने खेतों में लगाकर अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। और दूसरा, ये सबसे पहले जो हम ग्लैडियोलस के बारे में ध्यान रखेंगे कि भूमि, जो मिट्टी हम चयन करेंगे ग्लैडियोलस की खेती के लिए, वो हमेशा हमारा बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी माने जिसमें हमारा जल निकास अच्छे से हो, पानी अच्छे से निकल जाए। और दूसरा, इसमें इस मिट्टी का खासियत होता है कि पानी वो लगाव नहीं रखता, पानी उसमें रुकता नहीं है। तो ये जो ग्लैडियोलस है वो कंदीय फसल है, तो अगर थोड़ा भी उस कंद में पानी रुकेगा तो हमारा कंद बहुत जल्दी उसमें सड़ जाएगा। तो इसलिए जो बलुई दोमट मिट्टी है उसको ज़्यादा बहुत उपयुक्त माना गया है ग्लैडियोलस की खेती के लिए। दूसरा, इसमें अगर हम पीएच मान की बात करेंगे तो जो हमारा 6 से 6.5 जो पीएच स्केल होता है, ये बहुत ही उपयुक्त है ग्लैडियोलस की खेती के लिए। तीसरा, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी जमीन, जो भी भूमि का चुनाव करते हैं, उसमें आपका ऑर्गेनिक, जो आपका जैविक होता है, वो जैविक खाद उसमें भरपूर होना चाहिए। तो आप उस जमीन में खेती करने से पहले, फूल लगाने से पहले, उसमें अच्छा गोबर खाद आप पूरे जमीन में खेती में मिला ले जुताई के समय। दूसरा, इसमें ग्लैडियोलस में है कि आप जो भी प्रजाति, जो वैरायटीज होता है, उसका चुनाव बहुत ही आपको देख के करना है, क्योंकि प्रजाति पे जो भी हमारा यील्ड है, जो उत्पादन है, वो पूरा हमारी प्रजाति पे डिपेंड करेगा, उस पर आश्रित रहता है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि आपका जो अलग अलग विभिन्न कलर्स आते हैं, उस कलर्स के अनुसार हम किस्म का चयन करें। अभी देखा गया है कि जो बाजार में जो ज़्यादा जिसकी मांग रहती है वो सफ़ेद कलर होता है। सफ़ेद रंग का हमारा जो मार्केट है, बाजार है, वो 60% तक पूरा वो सफ़ेद कलर रखता है। और जो दूसरे जो कलर्स है, रंग है, जो ज़्यादा प्रचलित है और जो लोगों को लाइकिंग में है, जो उनको पसंद आते हैं, वो लाल और पीला रंग है। वो हमारा 40% तक वो मार्केट को कब्जा करके रखा है। और जो उसमें और भी कलर्स आते हैं, जो फैंसी कलर्स कहलाते हैं, आपका लाल पीला के अलावा जितने भी कलर्स आ गए, बैंगनी हो गए, और मिश्रित कलर भी आते हैं उसमें, ये सभी हमारे फैंसी कलर्स है, बट वो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है जितना हमारा वाइट, जो सफ़ेद और लाल पीला रंग होता है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। जो हमारे संस्थान होते हैं, जो सरकारी संस्थान है, उसमें हम अपना जो पूसा संस्थान है, वो जो फ्लावर्स की वैरायटीज डेवलप किया है उन्होंने बहुत सारी। इसमें आपका पूसा मनमोहक, ठीक है, पूसा अमेरिकन ब्यूटी, फिर तीसरा हमारा जो उर्वशी, विदुषी, ऐसे जो पूसा संस्थान की वैरायटी है उसको हम किसानों के लिए अनुशंसा करते हैं। और बाकी जैसे बाजार में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की है, इसमें भी बहुत प्रचलित वैरायटी है नोवा लक्स, जो कि पीले कलर की आती है। दूसरा आपका ये अमेरिकन ब्यूटी, रेड ब्यूटी, ये जो वैरायटीज है वो आप आसानी से अपने खेतों में लगा सकते हैं। दूसरा, आप ध्यान रखेंगे जब भी आप वैरायटीज को चुनाव करते हैं कि आपका जो वैरायटीज है वो ज़्यादा उसमें कीड़े बीमारी न लगे, और
जो ग्लैडियोलस होता है उसमें जो हम यूज़ करते हैं, जो फ्लावर स्टॉक होता है जिसको हम डंडी बोलते हैं, उसको हम फ्लावर डंडी को यूज़ करते हैं। तो वो जो डंडी का लंबाई है वो अच्छा होना चाहिए। अगर उसका लंबाई ज़्यादा नहीं हुआ और कम लंबाई में, वो फिर फूल का उसमें मांग नहीं होता। तो वो लंबाई भी अच्छा होना चाहिए, 100 से ज़्यादा सेंटीमीटर अच्छा लंबाई हो, तो वैसे वाले फूल का ज़्यादा किसान मांग करते हैं और उसका अच्छा पैसा भी हमें मिलता है। तो ये हो गया आपका जो भी वैरायटीज आप चयन करोगे। और दूसरा इसमें यह होता है कि आप जो लगाओगे इसके लिए आपको कंद चाहिए। ये बहुत बड़ा समस्या किसानों के साथ आता है कि आप कंद कहाँ से चुनाव करें, कहाँ से मिले आपको जो बीज बोल रहे हैं हम। तो इसके लिए है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जो हमारे उद्यानिकी विभाग होते हैं, उद्यानिकी विभाग में ये उपलब्ध होता है, जो भी वो इनका सब्सिडाइज्ड रेट्स है उस पर वो उपलब्ध कराते हैं किसानों को। और दूसरा जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे भी हम उपलब्ध कराते हैं, बट ऐसा है कि हम ज़्यादा उसमें उपलब्ध नहीं करा पाए, जैसे हम थोड़ी सी मात्रा में किसानों को देते हैं। फिर उस सीड से, उस कॉर्म से, उस कांदे से वो किसान अपने बीज को मल्टीप्लाई कर सकते, बढ़ा सकते। इसमें ग्लैडियोलस में आपका एक बहुत स्पेशल बात है, खास बात है कि आपका फूल के साथ साथ आप बीज को भी मल्टीप्लाई करके आपका आमदनी कमा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं जिससे किसान अपना आमदनी ले सकते हैं। तो जो आप कंद सेलेक्ट किया आपने, जो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, वहाँ से ले लिया आपने। और दूसरा जो भी आप कंद सेलेक्ट करते हैं, वो जो कंद है आपका रोग फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, कीटाणु नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका फसल पूरा, आपने अगर रोग वाले कांदा लगा दिए, बीज लगा दिए, तो फसल पूरी चौपट हो जाएगी, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये कंद में क्या होता है कि इसमें एक फ्यूजेरियम करके बीमारी आती है, फफूंद आता है, फंगस जिसको बोलते हैं हम। वो फ्यूजेरियम से क्या होता है कि जो भी कांदा हम लेते हैं, सीड लेते हैं, वो थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, हमेशा दबा हुआ माने कि वो थोड़ा गला हुआ और थोड़ा सा काला रंग का दिखाई देता है। आप देखेंगे जब भी सीड लाएंगे तो आप उसको छूने से ही समझ में आ जाएगा कि ये बीज थोड़ा काला और दबा हुआ है। तो ऐसे सीड को हम थोड़ा न लगाए, उसको हम अलग कर ले। और अगर हमने लगा भी दिया वो बीज को, तो क्या होता है कि उसका पहचान क्या है कि जब वो पौधा जम जाएगा, जब वो निकलेगा, तो उसमें उस पौधे में जो फफूंद वाला पौधा है उसमें वो उसकी पत्तियां पूरी पीली हो जाती हैं और उसका चंद्रकार जैसा शेप भी आ जाता है, आकार आ जाता है उस पत्तियों में, ऐसे उस पौधे में। तो उस बीमारी को रोकने के लिए है कि आप जब भी बीज लेके आए अपने जो भी संस्थान से, कोल्ड स्टोरेज से भी लेके आते हैं, तो बीज को क्या करना है, सबसे पहले हमें जो फफूंद नाशी दवाई होता है, कोई भी आप जो बेवेस्टिन दवाई है, आपका डाइटेन M45 दवाई होता है, उस दवाई से आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, माने अगर आपने 10 लीटर पानी है तो आपको 20 ग्राम दवाई से उसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, एक टब में, बड़ा सा बाल्टी में, टब में लेके उस दवाई को मिला के इस अनुपात में आपके पूरे जो कॉर्म है उसको आप आधा घंटा भिगा के रखेंगे। आधा घंटा भिगोने के बाद आप उस बीज को अपने निकाल के उसको छाया जगह पे अच्छे से सुखा लें। फिर आप उस कंद को अपने खेत में लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका ये जो कंद है आप लेके आते हैं, जो नए किसान हैं उनके लिए ये समस्या क्या आता है कि जो भी कंद लाए वो उन्होंने एक बार में ही पूरी फसल अपना खेत में लगा दिया। तो ऐसा हम लोग सलाह किसानों को देते हैं कि वो क्या करें कि जो भी आपका, जैसे हमारा 1 एकड़ है, 1 एकड़ के पीछे हमें 60 से 70 हज़ार कॉम्स लग जाते हैं होंगे। तो ये जो 60 से 70 हज़ार कॉम्स प्रति एकड़ है, उनको आप क्या करें कि थोड़ा बारी बारी करके लगाएं। बारी बारी इन द मीन्स कि जो भी आपका 1 एकड़ है उसको आधे चौथाई भाग में डिवाइड करके, उसको भाग करके आप उसको 10,000, फिर नेक्स्ट राउंड में आप उसको 15,000, ऐसे 10-10 करके उसको बारी में लगाएं, चक्र में लगाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मंडी है वो आपको लंबे समय तक मिलेगा। और अगर आपने पूरे बीज को एक साथ लगाया तो इसमें दिक्कत क्या होगा आपके साथ कि आपको फूल एट ए टाइम एक समय पे मिल गया और पूरा फूल आपका एक समय पे खत्म, और आपको एक समय पे इतने सारे फूलों का रेट, आपको दाम नहीं मिलेगा जितना आपको अगर आप चक्र में लगाएंगे। तो क्या होगा, सीजन वाइज, जैसे आपका त्यौहार है, आपका ये सितंबर अक्टूबर में आपने ग्लैडियोलस लगाया, तो जैसे आपका ये चालू हो जाता है हमारा सीजन, शादी से लेके, दिवाली से लेके आपका ये न्यू ईयर, क्रिसमस, तो ये जब आप ऐसे चक्र में लगाएंगे तो आपको सभी त्योहारों के लिए आपके ये फूल आप मार्केट में आप उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये है कि हम सलाह अनुशंसा करते हैं कि आप जो भी किसान भाई हैं
अपने ग्लैडियोलस बीज को 7 से 10 दिन के इंटरवल में लगाएं उसको। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें एक प्रॉफिट किसानों के लिए होता है। दूसरा ये है कि आप जब बीज लगा लिए अच्छे से, आपने पूरा रेट जो भी 60,000 से 70,000 प्रति एकड़ है उसमें दूरी कितने दूरी पे लगाना है। तो आपका जो पंक्ति से पंक्ति जो आप लाइन रखेंगे वो 1 फुट माने आपका 30 सेंटीमीटर आप दूरी रखेंगे, और दूसरा आपका कांदा से जो कांदा है उसका दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो कांदा है उसको आपको हमेशा थोड़ा गहराई में लगाना है। अगर ऊपर लगाएंगे आप उथला ऐसे लगाएंगे तो जो पौधा है वो क्या अच्छा हाइट में होता है, और थोड़ा ये झाड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, श्रब जैसा पौधा है, तो वो लुढ़क जाएगा अपने जो भी उसका फूल जो डंडी होता है उसके वजन से वो फूल लुढ़क जाएगा, पौधा भी लुढ़क जाएगा। इसलिए हम उसको हमेशा थोड़ा गहराई में 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसमें जमाव कर सके। तो इस आप रेट पे लगाएंगे तो आपको अच्छा प्लांट डेंसिटी जो घनत्व बोलते हैं वो आपको किसानों को मिल जाएगा। और दूसरा जो ग्लैडियोलस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखना चाहिए वो है सिंचाई। सिंचाई कब पानी देना है, कैसे पानी देना है, किस अवस्था में पानी देना है। ग्लैडियोलस में 2 स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, एक होता है 3 पत्ती स्टेज और दूसरा है 6 पत्ती स्टेज। जब फूल में 3 पत्ती आती है, तो 3 पत्ती जब आती है ग्लैडियोलस में तो क्या होता है कि उसी समय धीरे धीरे छोटे छोटे उसमें हमको डंडी दिखाई देता है 3 पत्ती स्टेज में। तो 3 पत्ती स्टेज में अगर हमने उस स्टेज में वो जो है वो क्रांतिक अवस्था बोल सकते हैं हम, उस अगर 3 पत्ती स्टेज में हमने पानी नहीं दिया टाइमली तो क्या होगा कि वो जो छोटे छोटे जो डंडी बन रहे हैं वो सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होगा कि जो पौधा है उसका बढ़वार तो हो जाएगा, वो आपको दिखाएगा कि पौधा अच्छा बढ़ रहा है, 6 पत्ती आ रही है उसमें, 7 पत्ती आ रही है उसमें, अपना 7 पत्ती तक जाता है ग्लैडियोलस में। तो क्या होगा कि फूल जो पौधा है उसका बढ़वार तो अच्छा हो गया बट उसमें जो डंडी है वो नहीं बनेगा। ये पानी नहीं देने की वजह से ये समस्या आती है जिसको हम अंधापन रोग बोलते हैं, ब्लाइंडनेस, जिसको ग्लैडियोलस में इस स्टेज में पानी नहीं देने से अंधापन बीमारी आ जाती है जिसमें स्पाइक नहीं बनते, डंडी नहीं बनती है। और जो 6 पत्ती है, 6 पत्ती के स्टेज में क्या होता है, जो हमारा डंडी है वो सीधा हो जाता है और सीधा होके बाहर की तरफ निकल जाता है। इसलिए इस समय पे, इस अवस्था पे भी पानी देना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो स्पाइक है वो अच्छा ग्रोथ, अच्छा उसका लंबाई आ जाए। तो ये जो दो स्टेज है सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जब भी आप सिंचाई, जब मौसम जो है थोड़ा सा क्या होता है कभी कभी कि बादल आ जाते हैं, थोड़ा कोहरा आ गया, कुछ हो गया ऐसे, तो उस समय अपने खेत में एक बीमारी आती है जिसको हम बॉटराइटिस बीमारी बोलते हैं। ये भी एक फफूंद बीमारी है। इस बॉटराइटिस बीमारी की वजह से क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है ग्लैडियोलस फसल को। अगर इसको हम सही समय पे रहते हुए ध्यान नहीं दें तो हमारा 50% तक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ये बीमारी कोहरा या बादल ऐसे आए तो क्या होता है कि उसमें जो फूल होते हैं, जो फूल के ऊपर ऐसे धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, पानी जैसे धब्बे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, और पत्तियां भी इसकी पीली पड़ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रख के जब भी आपको खेत में कभी भी कोई ऐसा पहला लक्षण दिखता है तो आप तुरंत उसमें दवाई डालें, जो भी फफूंदनाशी है बेविस्टिन का छिड़काव ज़रूर करें। ये आपका हो गया कि आपने सिंचाई अच्छे से कर लिया। और सिंचाई के बाद जब भी आपका ये जो फसल है हमारा 75 से 90 दिन में इसमें डंडी जो स्पाइक निकलना शुरू होते हैं। तो आपका जब भी स्पाइक 90 दिन में शुरू हुआ तो उसके बाद आपका काम है कि उसको कटाई करना है। सही समय पे कटाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो भी मार्केट है, जो आपका बाज़ार है, जो स्थानीय बाज़ार है उसमें भी आपको भेजना है, और जो दूर के मार्केट है तो इसमें 2 आपका शर्त है कि आपका जो स्थानीय बाज़ार है उसके लिए आपको कब कटाई करना है, ये बहुत ध्यान रखना है। जब भी स्थानीय बाज़ार के लिए आप भेजते हैं तो आपका जो पहला जो इसमें क्या होता है, ग्लैडियोलस में जो फ्लोरेट जिनको हम फूल बोलते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ खिलना चालू करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा है, नीचे से ऊपर की तरफ फूल खिलना और कलर आना, रंग आना शुरू होता है। तो जैसे हम स्थानीय बाजार के लिए जो नीचे का जो सबसे फूल है वो जब भी खिल जाए, पूरा खिल जाए, तब आप उसको कटाई करके आप स्थानीय बाजार के लिए भेज सकते हैं।
दूसरा, जब आप इसको अगर कोई दूर बाजार में भेजना है, तो दूर बाजार के लिए अगर भेजना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, जब ये तीसरा फूल आपका कलर आ जाए, उसमें रंग आ जाए, खिलना नहीं, जब उसमें पूरा रंग आ जाए, जब आपको दिखाई दे कि हाँ इसमें लाल कलर आ गया, पीला रंग आ गया, तो वो तीसरा जो आपका फूल है उसमें जब रंग आना शुरू हो जाए तब आप उसकी कटाई कर सकते हैं। तो ये दो स्टेज है आपका लोकल मार्केट के लिए, और जो आपके दूर के मार्केट है, कटाई बहुत ज़रूरी है सही समय पे। और दूसरा ये बात है कि जब भी आप फूल को काटते हैं तो आपके खेत में आपके साथ बाल्टी में एक पानी ज़रूर होना चाहिए। और जो नए किसान हैं वो क्या करते हैं कि ग्लैडियोलस जो फूल है उसको काटने के बाद लिटा देते हैं, ऐसे सुला देते हैं। कभी भी उसको सुलाना नहीं है, उसको हमेशा बाल्टी में जो पानी आपने रखा है उसमें आपको सीधा खड़ा करना है। सुलाने से क्या होता है कि उसका जो फूल है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाने से उसका फिर जो सही दाम है फूल का हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए उसको बाल्टी में हमेशा सीधा करके खड़ा रखेंगे, और आपको फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन भी करना है तो उसको बंडल में बना के सीधा ही रखना है, ना कि उसको लिटा के रखना है। तो ये हो गई कटाई की बात। दूसरा, ये जो इसमें हमारा यील्ड जो पैदावार आता है, इसमें इस क्रॉप में हमारा 2 से 2.5 लाख तक इसमें हम लागत लगा सकते हैं, लागत इसमें आती है। लागत में आपका पूरा इंक्लूड है आपका खेत की तैयारी से लेके आपका बीज खरीदने से लेके आपका कीटनाशक, आपका हर्बिसाइड जो आपका खरपतवार के लिए आपने यूज़ किया है, आपका कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि फूल अगर आपने किया है खेती तो उसके लिए आप एक कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं, जिसमें अगर आपका जो फूल है आपको तुड़ाई किया, आपको नेक्स्ट डे उसको दूसरे दिन भेजना है, तो तब तक आप अपने कोल्ड स्टोरेज में आपको कम तापमान पे आपके फूल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये सब पूरा लागत उसमें इंक्लूड है, आपका 2 लाख इसमें लागत आता है। और आपका जो शुद्ध मुनाफा बोल सकते हैं हम उसमें 1.5 से 1.5 लाख तक आपका शुद्ध मुनाफा मिल सकता है पहले साल में, अगर आपने पूरे सावधानी से सभी पहलुओं को अच्छे से उसमें किया है। दूसरा ये है कि जो आप, अभी तो फूल की बात मैंने किया, जो आपको फूल मिल गया, फिर जो फूल के बाद जो आपका जो कॉर्म है, कांदा, जो हमारा सीड मटेरियल है जिसको हमें बचाना है और अगले साल फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो पहले साल हम जो कॉर्म लगाते हैं उससे क्या होता है कि उससे हमारे 3 से 4 उसके कांदा और बन जाते हैं। उस कांदा में छोटे छोटे कांदा और भी होते हैं जिनको हम कॉमलेट्स बोलते हैं, जो बहुत ही बारीक छोटे छोटे रहते हैं। तो जो कांदा है और उससे आपके 3 से 4 कांदा बन गए, और जो कॉमलेट्स है जो हमारे 25-30 नंबर्स में आते हैं, तो ये आप जो बड़े कांदा उनको तो आप अगले साल फिर उसको प्लांट के लिए, फूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जो छोटे छोटे आपके कांदा हैं उन कांदा को आप हर साल उसको लगा के सीड के लिए, बीज के लिए आप इसको अगले 3 साल में आप उसको फूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फूल के लिए मतलब आपका पहले साल में आपका ये मतलब 1:30 रेशियो बोल सकते हैं कि पहले साल आपने 1 कांदे से आपने 30 कांदा बना लिया। तो अगर इस रेशियो को अगर आप हर साल ऐसे ही आपका दूसरे साल लगाया, फिर तीसरे साल लगाया, इस रेशियो को अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपका ये जो ग्लैडियोलस का फसल है बहुत ही लाभदायक होगा। फिर आप इस फसल से आपका बीज भी बेच सकते हैं, फूल भी बेच सकते हैं, और आप इससे दुगना लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसानों को दी। और मैम हमारे कुछ सवाल आ रहे हैं आपकी जानकारी की कि पहला जो हमने इसमें जो बीज उपचार कर रहे हैं, बीज उपचार के लिए हम क्या कोई जैविक तरीका भी अपना सकते हैं, कोई जैविक दवाई भी है? हाँ, जो जैविक दवाई है, ट्राइकोडर्मा जो दवाई आती है, उससे भी आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसका आपका डोज जो 5 ग्राम प्रति बीज के दर से आप यूज़ कर सकते हो। किसानों के पास जो भी उपलब्ध है, जैविक हो गया, आपका ये बेनिस्टिन हो गया, दोनों जो भी उपलब्ध है आप यूज़ कर सकते हैं। मैम जैसे आपने बताया जो लागत आ रही है 2 से 3 लाख आ रही है, हाँ, वो सिर्फ पहले साल आ रही है, कैसा है इसमें मुनाफा का भी देखिए थोड़ा अच्छे से समझाइए। हाँ, ग्लैडियोलस के साथ क्या है कि 2 लाख लागत जैसे हम बता रहे हैं, पहले ईयर आपका जो सीड का जो है 70% हमारा सीड में चले जाता है। ठीक है, तो अगर सीड हम अगर कोई भी सरकारी संस्थान से लेते हैं तो ये 4 से 5 रुपए
प्रति कांदा हमें मिल जाता है, और अगर हम किसानों से खरीदते हैं तो 2.5 से 3 रुपए की प्रति दर से मिल जाता है। तो ये जो 70% जो हमारा पहला जो कॉस्ट आ रहा है सीड के पीछे केवल, ये आप सेकेंड ईयर इसको पूरा ही खत्म कर सकते हैं। आपका 70% सीड में कुछ नहीं लगना है, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फिर आपके पास खुद का आपके पास बीज है, तो आपके बीज से आप अपना खेती कर सकते हैं। और दूसरा, फिर आपके जो बीज बढ़ रहे हैं ज़्यादा, वो आप अपने किसानों को भी बेच सकते हैं। तो इस ग्लेडियोलस क्रॉप में 2 चीज़ें हैं कि आप इससे सीड से भी, बीज से भी कमा सकते हैं, और दूसरा आप अपना फ्लावर बेच के भी कमा सकते हैं। तो फ्लावर इसका बहुत ज़्यादा मांग में तो रहता ही है, हर साल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये गणेश चतुर्थी से जो त्यौहार शुरू होते हैं फिर ये जनवरी तक, पूरा न्यू ईयर तक चलता है। तो जो ग्लेडियोलस है, जो डंडी है, ये हमारे बुके बनाने से लेके डेकोरेशन, शादियों में डेकोरेशन के भी अच्छा काम आता है। तो अभी जब ये थोड़े कम, जब ऑफ सीजन है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज इसका जो प्राइस है 3 से 4 रुपए तक बिक सकता है। बट जब शादी और ऐसे पार्टीज होती है उस समय ये आराम से 10 से 12 रुपए पर स्टिक भी बिकता है। तो ये चीज़ ग्लेडियोलस में अच्छा है, और अगर आपने पूरे वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से खेती करेंगे तो आपको निश्चित ही मुनाफा मिलेगा। और मैम, जैसा आपने बताया था कोल्ड स्टोरेज की वगैरह आपने बताया, तो ये कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्था और कैसे की जा सकती है? हाँ, सस्ता कोई इसका उपाय है क्या हमारे पास? हाँ, जैसे कोल्ड स्टोरेज क्या, अगर कोई भी किसान फूलों का खेती कर रहा है तो उनके लिए क्या है कि कभी भी जैसे भी लेबर्स उपलब्ध होते हैं वैसे उनको फिर तुड़ाई करनी पड़ती है, हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो कभी क्या होता है कि तुड़ाई हमने कर लिया और हम मार्केटिंग पे नहीं कर पाए, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, तो उस पीरियड में अगर हमारे दिन भर ऐसे 24 घंटे फ्लावर्स हमारे बाहर रह गए फूल, तो वो तो पूरे खराब हो जाएंगे बाहर, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है। तो उसके लिए अगर हम कोल्ड स्टोरेज भी अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लें जिसमें क्या होता है, हम कम तापमान पे 5 से 6 डिग्री की तापमान पे हम अपने फूलों को अंदर रख के उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर जब हम नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आप फिर अपने कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाल के दूसरे दिन उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज है वो क्या है, जो सरकारी जो विज्ञान विभाग है वो लोग सभी अपने सब्सिडाइज रेट पे उसको किसानों को अनुदान दे के भी उनके लिए बनवाते हैं। 50% सब्सिडी है या 100% भी सब्सिडी वो प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि फार्मर्स कैसे हैं। तो मिडिल फार्मर्स हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, थोड़े रईस फार्मर्स हैं, उनका जो भी कैटेगरी होता है, स्लो मीडियम रईस जो भी फार्मर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और कोल्ड स्टोरेज बना के देते हैं उनको। और हम यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे किसान अगर आगे बिजली के कोई काम करना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं, तो अभी कोई 1-2 जगह वैसा बताएंगे कि जहाँ से वो बीज अर्जित कर सकें? हाँ, कृषि विश्वविद्यालय से भी ये मिलते हैं? हाँ, ये बीज हमारे कॉलेज में उपलब्ध है और हम लोग का ग्लेडियोलस पे रिसर्च तो चल रहा है। और एक दूसरे एक सर हैं, तिर्की सर करके हैं, वो ग्लेडियोलस का पूरा बीज का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो हमारे पास जितना भी उपलब्ध होता है हम छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में दे सकते हैं, फिर किसान उसको फिर अपना मल्टीप्लाई कर ले, उसको बना ले, वो कर ले तो मिल जाएगा। सीड में कोई वो दिक्कत नहीं है। और जो उद्यान विभाग है वो भी उपलब्ध कराते हैं, उनके जो भी सब्सिडीज दे के वो लोग भी उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। और एक बार इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार हमें इसमें जो है बड़ी लागत आएगी, 2-3 बार भी हमारे किसानों के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एकदम कम से कम कीमत में हमारे किसान ज़्यादा आय कैसे कमा सकें। तो इसमें बहुत ही है कि पहली बार हमें एक लागत लग रही है, उसके बाद वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है किसानों, आपको बहुत सरलता से आप इसमें उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे फूल की आज जो मांग है काफ़ी ज़्यादा है। हमारे छत्तीसगढ़ में हमें फूल जो है बाहरी या हमारे पड़ोसी राज्यों से हमें मंगवाने पड़ते हैं। अगर हमारे किसान आगे आके इसका उत्पादन नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी इसकी अच्छी खपत हो सकती है और एक अच्छा उन्हें यहाँ पे मार्केट उपलब्ध है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।